हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इरिथ्रोपोइसिस होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, आपको नाम से ही दिख रहा है क्या कि इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो इरिथ्रो, इसको स्प्लिट करो दो पार्ट में। तो सबसे पहले क्या दिख रहा होगा आपको, इरिथ्रो, और फिर क्या दिख रहा होगा, पोइसिस। यहाँ पे देखो, ये वाले पार्ट हो गया इरिथ्रो, एक पार्ट हो गया, एंड पोइसिस हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तो इरिथ्रो मतलब क्या होता है, इरिथ्रोसाइट से होता है ना, तो इरिथ्रोसाइट हम किसको कहते हैं, आरबीसी को कहते हैं। एंड पोइसिस क्या होता है, किसी भी चीज़ के फॉर्मेशन होने को हम क्या कहते हैं, पोइसिस कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के बनने को हम क्या कहेंगे, पोइसिस। तो ये क्या हो गया, फॉर्मेशन हम कहते हैं पोइसिस को। ठीक है, तो आरबीसी के फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो नाम से ही क्लियर हो गया कि इरिथ्रोपोइसिस क्या हो गया, इरिथ्रो मतलब आरबीसी और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन हो गया। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एक और आपको टर्म आएगा, ठीक है, मैं बताती हूँ कि एक क्या आता है, हीमोपोइसिस आता है। तो इसको आप तोड़ के बताओ क्या होगा। तो हीम मतलब हमारा होता है ब्लड, ठीक है, एंड पोइसिस मतलब सेम फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ब्लड के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं, और आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या कह रहे हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब मैं बताती हूँ कि कैसे ये फॉर्मेशन होता है। अब फॉर्मेशन ही नहीं होता है, उसके मैचुरेशन हो गया, उसका डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, हमने क्या पढ़ने वाले हैं, इरिथ्रोपोइसिस पढ़ने वाले हैं। कितना खासा था। यहाँ पे देखो, इरिथ्रोपोइसिस को मैं दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। अब दो इरिथ्रोपोइसिस को मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब दो पार्ट में डिवाइड इसलिए किया क्योंकि एक हो गया हमारा इंट्रा यूटेराइन लाइफ में कैसे आरबीसी का फॉर्मेशन हो गया, एक हो जाएगा हमारा आफ्टर जो होता है चाइल्ड बर्थ, उसके बाद हमारा कैसे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, इंट्रा यूटेराइन लाइफ में जब फीटस रहता है, ठीक है, मतलब बेबी रहता है, तो आपको पता होगा कि उसकी बहुत सारी ऑर्गन जो होती है वो फंक्शन में नहीं होती है। तो क्या होता है, उसकी फिजियोलॉजी अलग होती है। इसलिए हम इसमें पढ़ेंगे कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ में फीटस में मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, और जब मतलब आफ्टर पार्चुरेशन में उस चाइल्ड का आरबीसी, उस चाइल्ड में आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी आपको इंट्रायूटेराइन लाइफ में हमारा यानी फीटल लाइफ में हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको बताती हूँ। चलिए आपको दूसरा पेज ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं फर्स्ट आपको बताने वाली हूँ कि फीटल लाइफ में हमारा क्या कैसे होगी आरबीसी का फॉर्मेशन। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, फीटल लाइफ में। तो फीटल लाइफ में मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है, तो फीटल लाइफ में मैं बताऊँ कि 3 स्टेजेस में होती है हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन। तो हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं क्या, मीजोब्लास्टिक स्टेज। अभी मैं आप बताऊंगी कि इस स्टेज में क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज को क्या कहते हैं, मीजोब्लास्टिक स्टेज कहते हैं। सेकेंड स्टेज को कहते हैं हम हिपैटिक स्टेज, एंड थर्ड स्टेज को कहते हैं हम मियोलॉइड स्टेज। ठीक है, फीटल लाइफ में हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन 3 स्टेज में होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं मीजोब्लास्टिक स्टेज, सेकेंड स्टेज को हेपेटिक स्टेज, एंड थर्ड स्टेज को हम क्या कहते हैं, मियोलॉइड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज कब स्टार्ट होता है ये जानो पहले। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारी, वो कब स्टार्ट हो जाता है, जब हमारा जो फीटस है वो हमारा 2 मंथ का होता है। ठीक है, तब ये क्या होती है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ हमारा आरबीसी फॉर्म होता है, यॉर्क सैक में फॉर्म होता है। ठीक है, अब बात आती है कि सेकेंड स्टेज में क्या होती है। तो सेकेंड स्टेज जो है हिपैटिक स्टेज कब स्टार्ट होती है, 3rd मंथ में स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, कौन हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है, मेनली स्प्लीन कराएगा एंड लिम्फॉइड ऑर्गन कराएंगी। स्प्लीन और लिम्फॉइड ऑर्गन कराती है 3rd मंथ में, सॉरी 2nd मंथ में। थर्ड स्टेज कब स्टार्ट होती है, लास्ट 3 मंथ में हमारा क्या होता है, थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है। और इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन कौन कराता है हमारा, इसमें रेड बोन मैरो कराएगी एंड लीवर भी कराएगी। ठीक है, रेड बोन मैरो एंड लीवर।
तो एक बार मैं और आपको बता देती हूँ। फीटल लाइफ में आरबीसी का फॉर्मेशन 3 स्टेज में होता है, मीजोब्लास्टिक स्टेज, हेपाटिक स्टेज एंड म्यूलॉइड स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज कब स्टार्ट होता है? जब हम फीटस जो होता है वो 2 मंथ का होता है, ठीक है। तो इस 2 मंथ में क्या होगी, आरबीसी का फॉर्मेशन यॉर्क साक में होता है। जब हमारा फीटस 3 मंथ में होता है तो हेपाटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्प्लीन और लिम्फॉइड ऑर्गन में हो जाती है। फिर जब हमारा फीटस लास्ट 3 मंथ तक जाएगा तो उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होने लगती है, बोन मैरो एंड लीवर में होने लगती है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, म्यूलॉइड स्टेज कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया फीटल लाइफ में इरिथ्रोपोइसिस कैसे होती है। अब मैं बताती हूँ कि जब न्यू बॉर्न बेबी होती है, यानी चिल्ड्रेन हो गए, न्यू बॉर्न बेबी हो गए, चिल्ड्रेन हो गई, एडल्ट हो गए, उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा न्यू बॉर्न बेबी, चिल्ड्रेन एंड एडल्ट में कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो हमारा अप टू एज ऑफ 20 ईयर्स, यानी 20 ईयर्स तक कहाँ होती है हमारी आरबीसी की फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको जैसे पता होगा कि आरबीसी जो है वो हमारा कहाँ बनता है, आरबीसी, ठीक है, वो कहाँ बनता है, हमारी रेड बोन मैरो में बनती है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होती है, रेड बोन मैरो में होती है, ठीक है। तो रेड बोन मैरो कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन आती है ना, ठीक है। तो रेड बोन मैरो जो होती है कहाँ पाई जाएगी, बोन में पाई जाएगी। जितने भी हमारी लॉन्ग बोन है वहाँ पे पाई जाती है। फ्लैट बोन में भी पाई जाती है, जैसे हमारे फीमर हो गई, ह्यूमरस हो गई, ठीक है। तो लॉन्ग बोन एंड फ्लैट बोन में पाई जाती है क्या, रेड बोन मैरो। कोई एग्जाम्पल क्या बताई, जैसे लॉन्ग बोन में हमारी आ जाएगी क्या, ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, ठीक है। फ्लैट बोन में हमारा क्या आ जाएगा, स्कैपुला आ जाएगा, ठीक है, etc। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अप टू एज ऑफ 20 ईयर्स में रेड बोन का आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होती है, रेड बोन मैरो में होती है। तो अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये सपोज हमारी बोन है, तब इसमें रेड बोन कहाँ पाई जाती है, ये देखो। तो जितना ये जो अपर वाली पार्ट होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, एपिफाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या पाई जाती है, रेड बोन पाई जाती है। और बीच वाले एरिया में क्या पाई जाती है, हमारी येलो बोन मैरो पाई जाती है। तो ये वाली एरिया जो हो गई, ठीक है, जो साइड होती है बोन की, वहाँ पे क्या पाई जाती है, रेड बोन मैरो पाई जाती है। और यहीं से क्या होती है, हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन होती है। एंड जो बीच वाली एरिया दिख रही है ये आपको, तो यहाँ पे क्या होती है, येलो बोन मैरो होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, ये वाली एरिया को हम क्या कहेंगे, बीच वाली एरिया को हम कहेंगे डायाफाइसिस। एंड जो साइड वाली एरिया है इसे हम कहते हैं एपिफाइसिस, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि चाइल्ड से लेके एडल्ट तक, यानी 20 ईयर्स तक हमारी कहाँ आरबीसी का फॉर्मेशन होगी। अब बात आती होगी ना 20 ईयर के बाद कहाँ फॉर्मेशन हो रही है, तब मैं बताती हूँ अब आपको आफ्टर 20 ईयर कहाँ फॉर्मेशन होती है। तो आरबीसी जो होती है वो आफ्टर 20 ईयर्स में जो आरबीसी है वो हमारी कहाँ, मेम्ब्रेनस बोन में फॉर्मेशन होता है। यानी इसके बाद क्या होती है, हमारी 20 ईयर्स के बाद लॉन्ग एंड फ्लैट बोन में नहीं होती है। अब कहाँ होने लगती है फॉर्मेशन आरबीसी की, मेम्ब्रेनस बोन में होने लगती है। तो मेम्ब्रेनस बोन कौन कौन सी हुई हमारी, मेम्ब्रेनस बोन हो जाएगी हमारी जैसी वर्टिब्रा, ठीक है, वर्टिब्रा हो गई, स्टर्नम हो गया, ठीक है, रिप्स हो गया, स्कैपुला भी आ जाएगा, ठीक है, और भी ETC है। एंड हमारी जो लॉन्ग बोन की इंड्स है, ठीक है, वहाँ से क्या होती है, आरबीसी का फॉर्मेशन होने लगता है। बेसिकली ये मैंने आपको बताया ना, जो ये क्या होती है 20 ईयर्स में ही होती है, आफ्टर 20 ईयर्स। लेकिन 20 ईयर्स के पहले क्या होती है, ये सारे में रेड बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो होती नहीं है। अब मैं आपको जो 20 ईयर्स वाली है, आफ्टर 20 ईयर्स में क्या होती है कि रेड बोन मैरो यहाँ रहती है और बीच में क्या आ जाती है, येलो बोन मैरो, ठीक है। तो क्यों आ जाती है बीच में येलो बोन मैरो, क्योंकि जो हमारी शाफ्ट जो होती है लॉन्ग बोन की, वो येलो बोन मैरो बनने लगती है, क्योंकि फैट का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है। इसलिए क्या होती है, बीच में येलो बोन मैरो का फॉर्मेशन होने लगता है। इसलिए आफ्टर 20 ईयर्स में जो एंड होती है लॉन्ग बोन की, वहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। पूरे बोन में आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन वहीं मैं बात करूँ एज ऑफ 20 ईयर्स में, वहाँ पे पूरे में मतलब रेड बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए पूरे बोन से वहाँ से क्या होती है, मतलब फॉर्मेशन होती है आरबीसी की। और 20 ईयर्स में क्या होगी, आफ्टर 20 ईयर्स की जो बोन की एंड होती है वही हमारी रेड बोन मैरो बचती है। बीच में क्या आ जाती है, येलो बोन मैरो आ जाती है। क्यों येलो बोन मैरो आ जाती है, क्योंकि फैट का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बता दिया कि बोन मैरो में हो रही है। तो अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि बोन मैरो कैसे फॉर्मेशन कर रही होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ाती हूँ अब स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, मतलब कौन कौन सी स्टेज होती है जिसकी वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
अब मैं क्या पढ़ाती हूँ आपको, स्टेजेस। तो इसमें क्या होती है, हमारी 6 स्टेज आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी आती है स्टेज प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अच्छे से समझ आए। फिर मैं आपको समझाऊंगी कि कौन सा मतलब स्टेज कब बन रहा है, ठीक है, और इस स्टेज में क्या हमारा चेंजेस आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, उसकी लेबलिंग कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसान होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने एक बोन ड्रॉ किया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होती है, रेड बोन मैरो में। तो रेड बोन मैरो में क्या होती है ऐसी चीज़ जो कि आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। तो रेड बोन में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है। यहाँ पे देखो आ रही है क्या, स्टेम सेल। तो इसमें स्टेम सेल लिखा। तो स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि नीड के अकॉर्डिंग वो अपने सेल को बनाता है। जैसे कि हमारी सपोज करो, मैं एग्जांपल में बताती हूँ कि हमारे ब्लड में क्या हो गई, आरबीसी की कमी हो गई। तो आरबीसी की कमी हो गई तो ये स्टेम सेल क्या करेगा कि वो आरबीसी फॉर्मेशन करने वाली सेल को बनाएगा ताकि आरबीसी का लेवल जो है वो ब्लड में मेंटेन रहे, ठीक है। तो बेसिकली स्टेम सेल का यही काम होता है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इरिथ्रोपोइसिस का, तो वो समझो। हमारी बोन मैरो में क्या होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूरीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल क्या होती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो लिम्फॉइड स्टेम सेल, एक कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट। तो ये लिम्फॉइड स्टेम सेल होती है वो आगे जाके हमारी क्या बनाएगी, लिम्फोसाइट्स बनाती है। लेकिन ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट है ये हमारी क्या बनाएगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स बनाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके क्या बना रही है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरिथ्रोसाइट। अब इरिथ्रोसाइट मतलब क्या होता है, आरबीसी होता है। यानी ये कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट क्या बनाएगी, आगे जाके इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन कर रही है। कौन सी, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरिथ्रोसाइट। वहीं मुझे अगर प्लेटलेट्स बनाना होगा तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा, वहीं अगर प्लेटलेट्स बनाना होगा तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स होगा, ठीक है। और वहीं अगर हमें डब्ल्यूबीसी बनाना होगा तो वहाँ क्या होगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ ग्रैनुलोसाइट या फिर मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे बेसिकली इरिथ्रोपोइसिस बता रही हूँ। तो ये कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके क्या बनाएगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरिथ्रोसाइट बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख रही होगी कि ये आपको इसमें क्या है, न्यूक्लियस दिख रही होगी। तो ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरिथ्रोसाइट्स होती है वो आगे जाके क्या बनाती है, प्रो इरिथ्रोसाइट्स बनाती है, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हमको दिख रहा है, इसमें कि न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस होती है। लेकिन आपको पता है कि आरबीसी में हमारी क्या होती है, न्यूक्लियस नहीं होती है। लेकिन ये अभी स्टेज है, बन रहा है। तो सबसे पहले क्या है, प्रो इरिथ्रोसाइट के फर्स्ट स्टेज में यानी आरबीसी फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेज में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ये आपको याद रखना होता है कि कौन से स्टेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या क्या चेंजेस आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट स्टेज है हमारी कौन सी, प्रो इरिथ्रोसाइट, जिसमें हमारी क्या है, न्यूक्लियस है। और इसमें क्या होती है, धीरे धीरे हेमोग्लोबिन का, मैं आपको लिख भी देती हूँ, यहाँ पे क्या होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है एंड हेमोग्लोबिन का यहाँ पे क्या होती है, सिंथेसिस स्टार्ट होता है, सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमारी सेकंड स्टेज आती है क्या, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में देखो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। न्यूक्लियस क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है, न्यूक्लियस डिसअपियर, ठीक है।
अब देखो ये अर्ली नॉर्मोब्लास्ट आगे जाके क्या बना रही है हमारी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, जो कि हमारी क्या है थर्ड स्टेज है इरिथ्रोपोइसिस की। अब इसमें क्या हो रहा है आपको हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन स्टार्ट, अपीयरिंग भी लिख सकते हो, ठीक है, हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन अपीयरिंग या फिर स्टार्ट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारी फोर्थ स्टेज है ये इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट आगे जाके क्या बनाएगी लेट नॉर्मोब्लास्ट, जो कि हमारी फोर्थ स्टेज है। तो लेट नॉर्मोब्लास्ट में आपको दिख रही होगी न्यूक्लियस जो होती है वो डिसअपियर हो गई। न्यूक्लियस हमारी क्या होती है डिसअपियर हो गई, पूरी तरह से गायब हो गई, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें नहीं दिख रही है हमारी। और जो न्यूक्लियस इंक स्पॉटलाइट होती है, मैं आपको बताऊं इंक स्पॉट न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे दिखेगी आपको बीच में, उतनी अच्छे से नहीं दिखेगी, ठीक है। इंक स्पॉट की तरह क्या होगी न्यूक्लियस दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या हो रही है इसमें भी डिसअपियर हो रही है, ठीक है। और उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट से हमारी क्या बनाएगी रेटिकुलोसाइट्स, जो कि हमारी फिफ्थ स्टेज होती है इरिथ्रोपोइसिस की। अब इसमें क्या होती है हमारी रेटिकुलम का फॉर्मेशन होने लगता है, रेटिकुलम फॉर्मेशन होने लगती है, ठीक है। रेटिकुलोसाइट्स में क्या होती है रेटिकुलम का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। जैसे नाम से ही देखो रेटिकुलोसाइट्स हो गए तो रेटिकुलम का फॉर्मेशन होने लगता है। लास्ट स्टेज आती है हमारी क्या इरिथ्रोसाइट्स, जो कि पूरी हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन हो गई। इसमें क्या होती है हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होती है, आपको जैसे पता है, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट वाला स्टेज कौन सी है इरिथ्रोसाइट्स, बेसिकली हमको यही बनाना था, जो कि हमारी लास्ट स्टेप होती है इरिथ्रोपोइसिस की। एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमारी क्या होती है बोन, बोन में क्या होती है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में ही हमारी क्या होती है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम सेल। ये स्टेम सेल दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट, एक तो लिम्फॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड स्टेम सेल आगे जाके हमारा क्या बनाएगी आगे जाके हमारी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। वही कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके हमारा क्या बनाता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरिथ्रोसाइट। अब नाम नहीं है इरिथ्रोसाइट तो किसका फॉर्मेशन करेगा हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा। अब ये आगे जाके डिवाइड होता है और क्या बनाता है प्रो इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। प्रो इरिथ्रोसाइट्स में क्या होती है हमारी हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस धीरे धीरे स्टार्ट होती है, इसमें आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर ये प्रो इरिथ्रोसाइट आगे जाके हमारा बनाता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जो कि सेकंड स्टेज होती है इरिथ्रोपोइसिस की। इसमें क्या होती है जो न्यूक्लियस है धीरे धीरे आपको देख रही हो डिसअपियर हो रहा है। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट जो होती है आगे जाके हमारा बनाता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसमें भी आपको हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है इसमें, और न्यूक्लियस इसमें भी धीरे धीरे डिसअपियर होता है। फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट आगे जाके लेट नॉर्मोब्लास्ट बनाती है, जिसमें लेट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस जो होती है डिसअपियर होने लगती है। आपको न्यूक्लियस कैसे दिखेगी इंक स्पॉट की तरह न्यूक्लियस दिखने को मिलेगी। लेट नॉर्मोब्लास्ट से हमारी आगे फिफ्थ स्टेज आती है इरिथ्रोपोइसिस की, जिसे हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट में क्या होती है रेटिकुलम का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर इसमें क्या होती है न्यूक्लियस डिसअपियर होती है। लास्ट स्टेज आती है क्या इरिथ्रोसाइट्स, जो कि हमारी मेन मकसद है क्या हमारा मेन एम ही था क्या आरबीसी का फॉर्मेशन करना, ठीक है। ये हमारी आरबीसी हो गई, तो इसी का फॉर्मेशन करने के लिए हमने इतना स्टेप देखा, और इसमें हमारी क्या है पूरी न्यूक्लियस नहीं होती है, जैसे कि आपको पता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होती है। तो ये हमारी पूरी स्टेज हो गई क्या स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस हो गई, ठीक है। इसके मैं आपको डिटेल नोट्स टेलीग्राम मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक बायो में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्टेजेस बता दी है। अब सब कुछ जान लिया आपने कि हाँ आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इसके कैसे स्टेज में फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन आता होगा कि कौन इसको बताता है कि कब फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कोई तो कोई गाइड करना होगा ना कि हाँ कि ब्लड में हमारी आरबीसी का लेवल कम हुआ तो मुझे क्या करना है उसको फॉर्मेशन कराना है। अब रेड बैन मारे को तो खुद नहीं पता चल जाएगी कि हाँ आरबीसी का फॉर्मेशन कराना है, तो कोई तो होगा। तो मैं अब आपको बताऊंगी क्या रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ क्या रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से इरिथ्रोपोइसिस को मतलब कौन कौन सी ऐसी फैक्टर है जो कि रेगुलेट करती है इरिथ्रोपोइसिस को। तो फर्स्ट हमारा आता है, इसको हटाती हूँ मैं, फर्स्ट हमारा क्या आता है, फर्स्ट हमारा आता है इरिथ्रोपोइटिन। तो अब देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या होती है हमारी एक हार्मोन होती है। इरिथ्रोपोइटिन क्या होती है एक हार्मोन होती है जो कि कहाँ से निकलती है हमारी किडनी से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या ड्रॉ कर दिया किडनी ड्रॉ कर दिया। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि किडनी सिक्रीट करता है। अब किडनी से कब निकलता है ये,
तो किडनी से तब निकलेगा जब आरबीसी जो होती है हमारा कम होती है। अब आरबीसी कम होगा तो क्या हो गया, O2 का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। आरबीसी का काम ही होता है ना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो जैसे ही आरबीसी कम होगी तो O2 की कमी हो जाएगी। किसके लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आरबीसी की कमी हो गई, ऑक्सीजन की भी कमी हो गई, तो जैसे ही इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, हाइपोक्सिया कहने लगे। अब हाइपोक्सिया ही की वजह से क्या होती है, हमारी इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो किडनी क्या करती है, रिलीज़ करने लगती है। हाइपोक्सिया कंडीशन ही आएगी तभी इरिथ्रोपोइटिन का क्या होगी, हमारी सिक्रीशन होने लगती है। तो अब इरिथ्रोपोइसिस क्या हो गई, सिक्रीट होने लगी किडनी से। अब ये हार्मोन सिक्रीट हो गया तो ये हार्मोन कहाँ जाएगा हमारा, ये हार्मोन जाएगा हमारी बोन मैरो में। अब हार्मोन जाके किस पे एक्ट करेगा, हमारा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरिथ्रोसाइट। अब इस पे जाएगा ये, अब इस पे क्या करेगा, एक्ट करेगा और ये क्या बनाएगी, यही तो हमारी बनाती थी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ इरिथ्रोसाइट। तो यही क्या करेगी, हमारी इरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। तो ऐसे हमारी क्या होती है, रेगुलेशन होती है इरिथ्रोपोइसिस की। तो फर्स्ट मैंने बताया इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के थ्रू होती है। सेकेंड हमारा होता है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। अब थायरोक्सिन हार्मोन क्या करती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन सबसे पहले जानो कहाँ से सिक्रीट होती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वहाँ से हमारी क्या होती है, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होती है। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करती है, इरिथ्रोपोइसिस की जो फॉर्मेशन है, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस इसके जो रेट है उसको फास्ट कर देती है ताकि जल्दी जल्दी क्या होती है, आरबीसी का प्रोडक्शन हो। हाइपोक्सिया जो हुआ है वो हमारी मेंटेन हो। ठीक है, यानी टिश्यू के लेवल पे जो ऑक्सीजन कम हुआ है वो हमारा एक लेवल पे आ जाए, इसलिए थायरोक्सिन हार्मोन क्या कर रही है, एक्सेलरेट करा रही है इरिथ्रोपोइसिस को। ये मैंने आपको सेकंड फैक्टर बता दिया। दो और फैक्टर आते हैं, जैसे कि हमारा आता है हेमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, एक होती है विटामिन, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो थर्ड हमारी क्या होती है, हमारी जैसे मैंने बताया हेमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। हेमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर में क्या आती है, हमारी इंटरल्यूकिन आती है। ठीक है, इंटरल्यूकिन, ये वाली चल नहीं रही है, सॉरी दूसरे से लिखती हूँ, देखो इंटरल्यूकिन आती है। ठीक है, इंटरल्यूकिन ही हमारी क्या इन्वॉल्व होती है इरिथ्रोपोइसिस में, इन्वॉल्व इन इरिथ्रोपोइसिस। अब इंटरल्यूकिन कितनी आती है, यहाँ पे देखो, जैसे मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, इंटरल्यूकिन 3 होती है, एक हो गई, एक होती है हमारी इंटरल्यूकिन 6, एक होती है हमारी इंटरल्यूकिन 11। ये तीनों जो होती है ये क्या होती है, हमारी इरिथ्रोपोइसिस को मेंटेन करती है। तो आपको एमसीक्यू में आ जाएगी कि हेमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, जैसे आपको ऐसे आ जाएगा, सपोज करो कि मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी इंटरल्यूकिन होती है। तो इंटरल्यूकिन 3, ठीक है, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 7। तो जैसे आपको पता है कि इंटरल्यूकिन 3 होती है, 4, 5, 7 एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप टिक लगाओगे क्या, इंटरल्यूकिन 3। ठीक है, तो ये हो गया। तो इंटरल्यूकिन 3 जो होती है वो कौन सिक्रीट करता है, ये भी जान लो आप। तो इंटरल्यूकिन 3 सिक्रीटेड होता है हमारा, टी सेल सिक्रीट करता है। इंटरल्यूकिन 6 जो होता है वो कौन सिक्रीट करता है, टी सेल करता है, और हमारा इंडोथीलियल सेल करती है। और एक और जगह से होती है मैक्रोफेजेस जो होती है सेल, वहाँ से भी सिक्रेट होते हैं। इंटरल्यूकिन 11 जो होता है वो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट से सिक्रेट होता है। ये हमारा हेमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर हो गया। लास्ट हमारी आती है विटामिन, यानी कौन कौन विटामिन जो होती है वो हमारी इरिथ्रोपोइसिस को हमारी रेगुलेट करती है। तो हमारी विटामिन बी आ जाएगी, यहाँ पे देखो हमारी विटामिन बी आ जाएगी। विटामिन बी में भी कौन, हमारी विटामिन B12, ठीक है, जो कि रेगुलेट करती है। फिर आ जाएगी हमारी विटामिन सी, विटामिन डी आ जाएगी, एंड हमारा लास्ट बचता है विटामिन ई। ठीक है, ये सब क्या करती है, हमारी इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करती है। जो मैंने बताया कि विटामिन B12 है, ठीक है, ये क्या करती है, मेनली नेसेसरी होती है मैचुरेशन ऑफ आरबीसी के लिए। ये बात याद रखना कि हमारी विटामिन B12 जो होती है वही मैचुरेट कराती है आरबीसी को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, आपको रेगुलेशन भी बता दिया कि कैसे हमारा इरिथ्रोपोइसिस रेगुलेट होता है, यानी कौन रेगुलेट करता है, कौन एक्ट कर रहा है बोन मैरो पे, जिसकी वजह से हमारी हीमोपोइटिक स्टेम सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से आगे हमारा इरिथ्रोपोइसिस
कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ पे हमारी लेक्चर ख़त्म होती है। आई होप आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो गया इरिथ्रोपोएसिस। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक बायो में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।